Friends, welcome to the class of macroeconomics. इकोनॉमिक्स सो इजी के वीडियो नंबर 9 में आप सबका वेलकम है। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का मेथड नंबर 2। इससे पहले हमने पढ़ा था वैल्यू एडिशन मेथड, वैल्यू एडिड या प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें इनकम मेथड। तो इनकम मेथड का मतलब है कि हमें पूरी की पूरी इकोनॉमी की जो इनकम है उसको काउंट करना है और उसको कैलकुलेट करना है। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो इनकम मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट इज COE। COE का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी जब हमने इससे पहले पढ़ा था। ये चैप्टर के वीडियो नंबर 6 में हमने बात की थी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है कि एम्प्लॉइज को क्या क्या रिवार्ड में मिलता है काम करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला है वेजेस एंड सैलरीज। जब भी वो किसी कंपनी किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज। और वेजेस एंड सैलरीज के साथ में इनको अदर काइंड्स में कुछ चीजें मिलती है, जैसे कार है, किसी फॉरेन कंट्री का कोई टूर है, कोई स्मॉल ट्रिप है, कुछ भी इस तरह की जो फायदे जो कि उनके आने वाले टाइम के लिए या उनके प्रेजेंट में जो उनकी वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूड ना हो लेकिन उनसे उनको बेनिफिट हो, तो ये भी आपके अदर काइंड्स में आ जाते हैं। देन इट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। हम सबको पता है कि जब भी हम कोई एम्प्लॉय काम करता है तो अपने फ्यूचर के प्रति वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, मीन्स उसके फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा वो अवेयर रहता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एम्प्लॉयर्स लिखा है, अगर यहाँ पे एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होता तो उसको हम शामिल नहीं करते इसमें, क्योंकि एम्प्लॉयर जब किसी एम्प्लॉय को कोई भी मीन्स इनकम देता है, उसे रिवार्ड के रूप में फैक्टर इनकम देता है, तो उसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट वो उसके फ्यूचर के लिए PF में या NPS में वो डाल देता है। तो इसी कारण एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को देगा तो उसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन जब एम्प्लॉय अपने आप देगा तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उसकी इनकम में पहले से ही शामिल हो चुका है। जो उसको एम्प्लॉयर से इनकम मिली है उसी इनकम में से अगर वो NPS में रखता है, किसी और चीज में रखता है, तो उसे हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से क्लियर रहना है। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरीज, अदर काइंड्स में जो इनकम मिलेगी, और साथ में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी एज फॉर सोशल। तो इसको अगर हम प्लस कर देंगे किसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस में। आज ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस में हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला जो मैंने बनाया है, इट इज RIP। RIP मींस रिप। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि रेंट है। जब भी रेंट किसके बदले में देते हैं, जब भी हम अपनी लैंड को किसी को देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेकिन दिस वर्ड दैट इज रॉयल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेंट एंड रॉयल्टी दोनों को मैंने लिख दिया है। जनरली बुक्स में लिखा होता है ओनली रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, लेकिन मैंने यहाँ पे रॉयल्टी भी लिखा है क्योंकि रॉयल्टी को भी इसमें शामिल किया जाता है। बेसिकली रॉयल्टी होती क्या है, रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी एक मींस रिवार्ड है लैंडलॉर्ड को जब वो अपने लीजिंग राइट्स किसी भी अन्य किसी और व्यक्ति को दे देता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास कोल रिजर्व्स हैं किसी के पास, और वो अपनी कोल रिजर्व्स में से कोल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए किसी को लीज पे दे देता है वो जगह, तो वो क्या है, आपका रॉयल्टी है। इसी तरह से कॉपीराइट्स है इसमें। तो ये सब चीजें रॉयल्टी में शामिल हो जाती हैं। तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इसके साथ में क्या होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके बदले में मिलता है हमें, इंटरेस्ट हमें मिलता है हमेशा ही अपने कैपिटल के यूज करने के बदले। तो इसमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा, और लास्ट में आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट के कई पार्ट है। प्रॉफिट को हम 3 पार्ट में यहाँ पे बांट सकते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट का पार्ट है जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड में आपका जितना भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो सब लोगों में शेयर होल्डर्स में इक्वली डिवाइड हम कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये ऐसा प्रॉफिट है जो कि औरों में नहीं बांटा जाता है। औरों में नहीं बांटने की इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कि कंपनी अपने पास में कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, इंटरप्राइजेज है, वो अपने पास में क्या रखता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखता है, और उस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिए वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को उसके अंदर डालता रहता है, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में उसे मशीन वगैरह खरीदनी है, कोई उसका मशीन मैकेनिकल फेल्योर हो गया तो जगह में वो यहाँ से इसका यूज कर सकता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो उसने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डाले हैं उनका वो यूज कर सकता है। और थर्ड में आपके पास आ जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है कि ये प्रॉफिट टैक्स जिसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉफिट टैक्स हम किसको देते हैं, जो भी इंटरप्रेन्योर हैं वो किसको देते हैं, प्रॉफिट टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इस तरह से प्रॉफिट के कितने पार्ट हैं, देयर आर 3 पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वन इज डिविडेंड जो इक्वली डिवाइड होता है अमंग शेयर होल्डर्स, सेकेंड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कंपनी किसी को नहीं देती, अपने पास ही रखती है, एंड थर्ड वन इज कॉर्पोरेट टैक्स जो कि प्रॉफिट टैक्स भी जिसको हम कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है ना। तो ये आपके प्रॉफिट के 3 पार्ट होंगे। तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये और प्रॉफिट के बाकी जो पार्ट है उन सबको इंक्लूड हम कर लेंगे। तो अभी तक हमने 2 कंपोनेंट पढ़े, वन इज सीओई एंड सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस। इनके साथ में अगर हम एक और चीज जोड़ दें, दैट इज मिक्स्ड इनकम। ये मिक्स्ड इनकम आपका थर्ड कंसेप्ट है। मिक्स्ड इनकम को भी अगर हम जोड़ दें इसमें तो हमारे पास पूरी इकोनॉमी की इनकम आ जाएगी। अब मिक्स्ड इनकम क्या है, मिक्स्ड इनकम है वो इनकम जो कि ये लोग जो सेल्फ बिजनेस में है, सेल्फ ऑक्यूपेशन जिनका है, वो जो काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो अपने घर पे काम कर रहे हैं। अब इनकी इनकम में से ये जान पाना कि कौन सी इनकम इन्होंने अर्न की है और कौन सी इनकम इन्होंने फैक्टर सर्विसेज के बदले में अर्न की है, तो कितने लोगों को इन्होंने वेजेस सैलरीज दी हैं और कितने घर वालों ने काम किया है, इसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कंसेप्ट दैट इज मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम में हम सब चीजों को शामिल कर लेते हैं एक ही जगह पे, क्योंकि इनको बाइफरकेट कर पाना मुश्किल है। तो मिक्स्ड इनकम में डॉक्टर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन सबकी इनकम को भी एक जगह पे अगर हम शामिल कर लेंगे तो इन तीनों को जोड़ देंगे। किन किन को, फर्स्ट इज सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम को जोड़ देंगे, तो इनसे जो हमें प्राप्त होगा वो होगा आपका एनडीपी एट एफसी। क्या प्राप्त होगा, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इनकम मतलब, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो हमारी टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट्स जो अर्न कर रहे हैं, वो इनकम है आपकी डोमेस्टिक इनकम। इस डोमेस्टिक इनकम को अगर हम नेशनल इनकम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें एनएफआईए को हम प्लस कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये एनडीपी एट एफसी मिला अगर आपने तीनों को जोड़ दिया। आपको ये ठीक से समझ में आया? तो अगर आपको ये ठीक से समझ में आया तो आइए हम इसमें करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आप घर पे सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में उन्होंने बताया है कि आप कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, और आपको ये सारे के सारे कंपोनेंट्स दे दिए इन्होंने, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट टैक्स, एनएफआईए, ये सब चीजें उन्होंने आपको गिवन में दे दी है। अब आप इनका यूज करके किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे वो आप देखिए। मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट की कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। देखिए इसे अगर हम यहाँ पे करें तो इसमें सिंपली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसमें। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखना है, इस फॉर्मूले के लिए जो एक सिंपल फॉर्मूला है, बेसिक जो फॉर्मूला है उसी को हम यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसमें किन किन चीजों को शामिल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एनडीपी एट एफसी, क्योंकि सबको जोड़ने पे आपको क्या मिलता है, डोमेस्टिक इनकम ही मिलती है। तो एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला नेशनल इनकम में क्या है, इट इज सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये फॉर्मूला है सिंपल। इन तीनों में देखिए, अब आपने देखना है सीओई के जो पार्ट हैं वो सबसे पहले देखिए, इसमें बाकी चीजों को भूल जाइए। सबसे पहले आपको सीओई का क्या पार्ट था, वेजेस। तो देखिए वेजेस है कहीं पे, वेजेस है आपके 10,000।
वेजेस के साथ में और क्या था हमारा, वेजेस के साथ में हमारे पास क्या था कि सैलरीज, सैलरीज तो यहाँ पे नहीं है। उसके साथ में क्या था आपका, वेजेस एंड सैलरीज एंड सोशल सिक्योरिटी। देखिए सोशल सिक्योरिटी में कुछ है यहाँ पे, ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और यहाँ पे ये नहीं बताया है कि आपको एम्प्लॉयर्स ने दिया है या एम्प्लॉय ने दिया है, तो इसके कारण इसको हम शामिल कर लेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हो गया आपके पास और वेजेस होगी, ये दोनों चीजें आपके पास यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले सीओई में आपको क्या मिल गया, पॉइंट नंबर 1 दैट इज वेजेस, और साथ में क्या मिला प्लस पॉइंट नंबर, इसी में कौन सा आपका 7, ये क्या आपका सोशल सिक्योरिटी। तो पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 1 को आपने इनको लिख दिया। सीओई में यही आपके पास। सीओई के बाद में देखिए कुछ और चीज तो नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। देन इट इज सेकंड, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट है ना, और साथ में रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट आपको चाहिए। अब यहाँ पे देखिए रेंट का कोई वैल्यू है, रेंट दिया है पहले ही में, सेकंड में क्या दिया आपको, रेंट दे दिया, तो ये सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया। प्लस साथ में क्या दिया आपको, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट के लिए आपका पॉइंट नंबर कौन सा है, 3 लिख लिया आपने, 1 2 3। देन इट इज इंटरेस्ट के साथ में प्रॉफिट का इन्होंने पार्ट दे दिया है डिविडेंड, और साथ में क्या दिया है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते थे आपके, ये तीनों मिलाकर के आपके बनाते थे किसको, प्रॉफिट को बनाते हैं। अब अगर ये इस तरह से दिया है कि इंटरेस्ट आपके डिविडेंड दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है और कॉर्पोरेट टैक्स दिया, तब तो आप तीनों को जोड़ लेंगे। अगर इनमें से 2 दिए होते तो आप दोनों को ही जोड़ते, और अगर एक जगह पे इन्होंने क्या दिया होता, आपको प्रॉफिट टैक्स दे दिया होता, डायरेक्टली आपको कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया होता, तो फिर आप उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को ही जोड़ते, बाकियों को नहीं जोड़ते। तो इस तरह से आपके पास रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ गया। और अगर अकेला प्रॉफिट दिया होता तब आप इन तीनों को छोड़ देते और प्रॉफिट को ही जोड़ते, अगर प्रॉफिट की वैल्यू इनसे ज्यादा होती तो गिवन से। तो देखिए इसमें रेंट, इंटरेस्ट और अब आपका क्या है प्रॉफिट में डिविडेंड, डिविडेंड है नंबर 4। देन इट इज नेक्स्ट में क्या है आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नंबर 6। देन इट इज क्या है आपके पास 8 में क्या है आपके पास आपका कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये आप प्लस कर दीजिए इसमें कॉर्पोरेट टैक्स। तो इस तरह से आपके पास ये सभी के सभी किसके पार्ट आ गए, ये आपके ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट आ गए। अब आपको इसमें चाहिए क्या, मिक्स्ड इनकम हो चाहिए, प्लस कर दें मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दिया है कहीं पे, बिल्कुल दिया है, पॉइंट नंबर 5 में आपको मिक्स्ड इनकम दे रखी है इन्होंने। तो इन सबको प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एनडीपी एंड एफसी आ जाएगा। अब देखिए चलिए बार बार 1 बाय 1 इनको प्लस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे कितना है आपका 10,000। 10,000 में अगर हम कितना प्लस करें, वेजेस हैं और साथ में क्या है सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 10,000 प्लस हो गया और 400 प्लस कर लिया हमने, तो ये हो गया आपका क्या सीओई। सीओई की वैल्यू आपकी कितनी होगी प्लस। सेकंड में जाते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस में, देखते हैं क्या क्या है आपका। सेकंड नंबर पे क्या है आपका 5,000, ये हो जाएगा प्लस। देन इट इज 5,000 में और क्या प्लस करें, इसके बाद में इंटरेस्ट हो जाएगा 400, इसको प्लस कर लीजिए इसमें। देन इट इज और क्या प्लस करें इसमें बताइए, डिविडेंड हो जाएगा आपका 3,000, ये भी प्लस कर लीजिए इसमें। एंड इसके बाद में आपके पास क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200 है, ये भी इसमें प्लस कर लीजिए। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तक नंबर 6 है और फिर बाद में नंबर 8 कॉर्पोरेट टैक्स भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो इस तरह से आप में कॉर्पोरेट टैक्स का वैल्यू है आपके पास 400, इन सबको इंक्लूड कर लीजिए तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। और इनमें साथ में क्या इंक्लूड कर लें आप, मिक्स्ड इनकम इंक्लूड कर लें। मिक्स्ड इनकम की वैल्यू कितनी आपकी ओनली 400। तो आपके पास इसका मतलब अब सभी चीजें आ गई, इन सबको जोड़ लें। 1400 आपकी ये वैल्यू आई,
14, ये कितना है आपका 10,400, दिस वन इज 10,400 आपकी वैल्यू आ गई, दिस वन इज फॉर COE। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए वैल्यू कितनी आई आपकी 5,000, 8,000, देन इट इज 9,000, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी कितनी 9,000, ये वैल्यू आ गई, प्लस 400 कर लें, सबको जोड़ लें तो 10,800 एक तरफ हो गए और 9,000 एक तरफ हो गए, तो इसका मतलब 19,800 आपके पास क्या आ गया, ये NDP at FC आ गया। तो 19,800 आपके पास क्या वैल्यू आई NDP at FC। हमने अभी अभी पढ़ा था कि NDP at FC के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ दें इनडायरेक्टली, तो आपके पास क्या मिलता है NDP at FC मिलता है। अब अगर आपको सेकंड किस में जाना है, नेशनल इनकम में, सेकंड किस पे पहुंचना है आपने, नेशनल इनकम में पहुंचना है, तो अगर आपके पास ये है NDP at FC है, तो NDP at FC से NNP at FC, नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ND डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए बाकी सब कुछ मैच कर रहा है, तो आप क्या करेंगे इसमें NDP at FC में आप क्या प्लस कर देंगे, NFIA प्लस कर देंगे, NDP at FC प्लस NFIA अगर हम प्लस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा NNP at FC, इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो देखिए इसका मतलब 19,800 में अगर हम क्या प्लस कर दें NFIA का वैल्यू जो कि कितना है 1,000 है, इसको प्लस कर देंगे तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 20,800। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपने ये पूरा सम आपका ये सोल्व हो गया। तो कैसा लगा आपको फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, इसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा। और आपको अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरा टेलीफोन नंबर भी है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। साथ में इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तभी आप इनको फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से सोल्व कर पाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच।